दिस इज अ फैक्ट कि द क्वालिटी ऑफ मैन पावर दैट इज गोइंग इनटू आर्मी हैज डिग्रेडेड अ लॉट। यार हम पैशन के लिए ज्वाइन करते थे, हमने कभी नौकरी नहीं समझी फौज को। अब जैसे अग्निवीर पे हम आते, लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि यार अफसर हैं, अफसर विल लीड, ये करेंगे वो करेंगे। यार मतलब उन लोगों के दिमाग में क्या है जब बड़े जनरल ऐसी बातें बोलते हैं कि फौज की केवल अफसरों से चलती है क्या? यार बंदों का उतना ही बड़ा योगदान है। हमको तो पूरा बंदों ने सिखाया यार, हमारे हवलदारों ने, हमारे नायकों ने, हमारे जेसीओज ने हमको सिखाया। मेरे को हमेशा से लगता है कि टू लव समवन इज वेरी इजी, टू ट्रस्ट समवन इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब कोई ये बोले कि मतलब मेरे को लगता है कि कोई जो रियल कॉम्प्लीमेंट है ना, वो आई लव यू किसी का बोलना नहीं है, पर आई ट्रस्ट यू जो अगर कोई बोलता है ना, वो उससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। नमस्ते दोस्तों, टीआरएस हिंदी के इस आर्मी स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। मुझे पता है कि हर मिलिट्री एपिसोड सुपर हिट होता है। ये वाले मिलिट्री एपिसोड में मेजर सुशांत सिंह जो स्पेशल फोर्सेस के वेटरन हैं, जस्ट लाइक मेजर विवेक जेकब, मेजर सुशांत सिंह ने बहुत सारी चीज़ें शेयर करी है। इस पॉडकास्ट के बाद 2 और पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए हमारे साथ, क्योंकि आर्मी लाइफ के बाद मेजर सुशांत बन चुके हैं एडवेंचरर। तीसरे पॉडकास्ट का टॉपिक मैं थोड़ा सा सीक्रेट रखना चाहूँगा, बट व्हाट आई प्रॉमिस यू इज दैट तीनों पॉडकास्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपके पर्सपेक्टिव्स बहुत ज़्यादा वाइडन होंगे। ये एक बहुत ही पावरफुल एपिसोड है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हर भारतीय तक पहुँचना चाहिए ये टीआरएस एपिसोड विद मेजर सुशांत सिंह। मेजर सुशांत सिंह, द रणवीर शो हिंदी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। सर, नॉर्मली मैं जब पैरा एसएफ के वेटरन से बात कर रहा होता हूँ, थोड़ी सी नर्वसनेस फील होती है, थोड़ा सा डर फील होता है, पर आपके साथ बिल्कुल भी डर फील नहीं हो रहा, नर्वसनेस नहीं फील हो रही। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई मेरे भैया से बात कर रहा हूँ। थैंक यू थैंक यू। क्यों ये ऐसे, आपकी इतनी चिल वाइब कैसे है? यार अपनी वाइब के बारे में मैं तो बता नहीं सकता कि क्यों है, ये तो सामने वाला ही बताएगा कि क्यों ऐसी वाइब है। पर हाँ ठीक है, शायद ये भी कारण होगा कि मेरे को फौज छोड़े 10 साल हो गए। और स्पेशल फोर्सेस के साथ एक मेरे को ये लगता है कि वहाँ पे ना आपको बहुत ज़्यादा रन ऑफ द मिल फौजी नहीं मिलेंगे। वहाँ पे हम, क्योंकि पहली बात हम नौकरी करने गए नहीं वहाँ पे, हम खुद एक एक्सप्लोरर के तरीके से गए हैं। वहाँ पे हम अपनी लिमिट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमारा बहुत इंटरेस्ट है। और बहुत सारे स्पेशल फोर्सेस वाले आपको ऑफिसर्स ऐसे मिलेंगे जिनके बहुत डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट हैं। फौज इज़ वन ऑफ देम विच इज़ जो सबसे ऊपर है, बट इनवेरिएबली आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और उनमें ये, क्योंकि हमारी यूनिट में ही ऐसा है कि हम अपने रैंक पे नहीं चलते, जैसे बाकी फौज में जो रुतबा होता है ना कि यार ये, हम अपने बंदों के साथ वैसे ही रहते हैं बिल्कुल। मैं पहले इन्फेंट्री में भी रहा हूँ 2 साल, उसके बाद मैं स्पेशल फोर्सेज में आया हूँ, तो एक बहुत मार्क्ड डिफरेंस है। और हमारे लिए हमारे बंदे, जो हमारा बडी है, वो हमारा हिस्सा है, और हम उस तरीके से नहीं कभी, तो वो आई थिंक द सेम चीज़ ही आगे कंटिन्यू रही है। और इसीलिए मैं पहले ही बोल रहा था यार, हो सके तो मत सर बोलना, क्योंकि ट्राई करूँगा। मेजर इज ओके? नहीं यार, वो सर ही ठीक है, वो तो बहुत ही ज़्यादा फौजी हो जाएगा। ओके ठीक है, सॉरी सर। ओके, आपकी वजह क्या थी स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करने की? वजह क्या थी आपके दिल में, वो क्या रीज़न क्या था? जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे पिताजी फ़ौज में नहीं है, पर बाकी मेरे दादा नाना दोनों आज़ाद हिंद फ़ौज में थे। पहले वो ब्रिटिश आर्मी में थे, फिर वो सिंगापुर में 4-5 साल कैद रहे। फिर जब सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फ़ौज इन्हीं लोगों से बनाई थी जिनको जापानीज़ ने कैद करके रखा हुआ था, तो फिर वो वहाँ से बाहर आए आज़ाद हिंद फ़ौज में। फिर वहाँ से वो लड़ते लड़ते पूरे कोहिमा तक आए। बहुत किस्मत वाले थे कि वो सर्वाइव करे, क्योंकि बहुत करीब 2/3 आज़ाद हिंद फ़ौज ख़त्म हो गई थी। तो उनका घर में आना हमेशा एक वो हुआ करता था कि यार चाचा जी आए। तो वो मेरे को इतना क्रेज़ था एनडीए वगैरह का, और इससे क्योंकि एनडीए की ना वो मैगज़ीन, जैसे हर कॉलेज में पासिंग आउट कोर्स होता है, उनकी फेयरवेल होती है, उनके बारे में आप लिखते हो, तो एनडीए का एक ट्रेडिशन है कि वो मैगज़ीन, एनडीए की जो मैगज़ीन निकलती है, उसमें 300 के करीब कैडेट्स होते हैं एक बैच में एनडीए के। तो और हर, पहले 15 स्क्वाड्रन होती थी, अब ज़्यादा हो गई, तो हर स्क्वाड्रन में करीब 20 लोग होंगे, और उसके हर कैडेट के बारे में उनके जूनियर्स उनके बारे में लिखा करते थे। तो करीब 300, 4-4, 5-5 लाइनें। और मैं जब
मुश्किल से 6ठी क्लास में होऊंगा, 7वीं क्लास में होऊंगा, मैं 300 कैडेट्स का पूरा पढ़ा करता था, एक एक कैडेट के बारे में। तो जो टर्मिनोलॉजी होती है ना, लिंगो जो एनडीए का होता है, वो मेरे को एनडीए जाने से बहुत पहले से पता था कि जो बहुत सुटेरा होता था उसको चिमनी बोलते थे। हालांकि वहाँ पे अलाउड नहीं सुट्टा मारना, पर होते थे छुप छुप के मारते थे उसको, स्कॉन चिमनी बोला करते थे। जो बहुत ही भरा रहता था उसको जोश बॉक्स बोलते थे। और जैसे JLT है, जस्ट लाइक दैट, बहुत सारे ऐसी टर्मिनोलॉजी हैं जो फौज में बहुत ही टिपिकल हैं। GPL पता होगा शायद क्या है। वो इंटरनेट पर भी काफी पॉपुलर है GPL। तो, हाँ, तो ऐसे करके तो तब से मेरे समहाउ कभी कुछ आया ही नहीं ख्याल। और फिर जब मैं 12वीं में आया तो मैंने तो कोई फॉर्म भी नहीं भरा था यार किसी और चीज़ का, मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं था। और वैसे ही मेरे बहुत स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन बहुत पहले से था। और ये समहाउ ना एक फ़ौजी की ज़िंदगी और एक जो स्पिरिचुअल लाइफ है मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है। बहुतों के लिए नहीं है, क्योंकि जो आपका आइसोलेशन है या जो चीज़ें आप देखते हो वो कई लोग लॉन्ग करते हैं कि यार मैं कब वापस सिविलाइजेशन में आऊँ, है ना, कब मैं शहरों के जो मज़े हैं, नॉर्मल ज़िंदगी है उसको, मेरे में कभी नहीं था। मेरा बचपन से बहुत ही एक आइसोलेटेड और ऐसी ज़िंदगी का शौक़ रहा था, और जो मेरे लिए मतलब वो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री था फ़ौज और जो मेरी जिस तरीके की सोच थी। सर अक्सर मैं भारी सवाल पॉडकास्ट के सेकंड हाफ या थर्ड फोर्थ इनिंग्स में पूछता हूँ। इस सवाल के बारे में मैंने बहुत टाइम से सोचा है एंड मैं डरता था। जब आप एक फौजी लाइफ चुनते हो खुद के लिए, तो यू नो व्हाट यू आर गोइंग इन फॉर। दे से कि स्पेशल फोर्सेस आर ऑनेस्टली लाइक किलिंग मशीन्स, उनकी ट्रेनिंग ऐसे होती है। कमांडोज आर टॉप टायर किलिंग मशीन्स। पर यहाँ आप स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हो, ये आप समझा दीजिए सर। लाइक व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ लाइफ ऑफ किलिंग, वहाँ आप स्पिरिचुअलिटी को किस नज़रिए से देखते हो? और ये मैं बहुत रिस्पेक्टफुली पूछ रहा हूँ। यार हम किलिंग मतलब हम वो वी आर नॉट मैडमैन ना, साइकोपैथ नहीं है हम कि यार हम मारने जा रहे हैं। हम किसी कारण से मारने जा रहे हैं, अदरवाइज हमें कोई शौक नहीं है यार। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं तो पूरे टाइम किताबें पढ़ता रहता हूँ, मुझे कुछ वो नहीं है। जैसे कि महाभारत की कहानी है, जब अर्जुन को वो हुआ कि यार मैं क्यों मारूं, हम तो फिर भी टेररिस्ट को मार रहे हैं। वो तो अपने गुरु को, अपने जो भीष्म पितामह थे उनको, बाकी सारे भाइयों को और उनकी फौज में जो लोग थे उन सबको मार रहे थे वो जी। तो वही शक अर्जुन के दिमाग में आया था कि मैं इसको, इन लोगों को क्यों मारूं। जो भी था, सत्य की लड़ाई थी, जो कुछ भी थी, पर लड़ाई, शस्त्र उठाने पड़े, लड़ना पड़ा। मेरे जैसों के लिए जिनको अच्छा कर्म करने पे विश्वास है, और मतलब मेरे को तो ज़िंदगी में कोई अचीवमेंट पूछे तो मैं कुछ नहीं बोलता। मैं ये बोलता हूँ कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में अठन्नी का गलत काम नहीं किया है। मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया है, या कभी फरेब नहीं किया है, कभी झूठ नहीं बोला मैंने आगे बढ़ने के लिए, कभी किसी को मैंने नुकसान नहीं पहुंचाया अपने फ़ायदे के लिए। जिसकी ग्राउंडिंग मेरी, जो मैं बता रहा था, 8वीं क्लास से शुरू हो गई थी, क्योंकि मेरे को कभी उसमें कोई लॉजिक ही नहीं लगा। और अगर कमिट करना है तो 100% करना है कमिट, बल्कि ज़्यादा ही करना है, क्योंकि उसके अलावा, एक्सेलेंस के अलावा और कोई रास्ता नहीं है ज़िंदगी में। वो मेरी ऐसी सोच है। शायद एक्सेलेंस इज स्पिरिचुअलिटी, एक्सेलेंस और स्पिरिचुअलिटी सेम ही होता है अपनी फील्ड में, अपने धर्म में, अपने कर्म में। स्पिरिचुअलिटी के कोनोटेशन थोड़े दूसरे हो जाते हैं, है ना। अब जैसे रॉक स्टार्स हैं, दे आर इनटू जस्ट ड्रग्स, सेक्स एंड रॉक एंड रोल, ठीक है, बट दे आर एक्सीलेंट इन व्हाट दे डू। साला उनका कमिटमेंट, पिंक फ्लॉयड स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग, स्टिल डूइंग व्हाट ही वाज डूइंग, बट स्पिरिचुअलिटी नहीं है उसमें, बट एक्सीलेंस भयंकर है। एक्सीलेंस, ओके, चलो एक्सीलेंस की बात करते हैं। स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग आपके दिल को और आपके दिमाग को कैसे बदल देती है सर? यार इसके पहले ना मैं वो शुरू करूंगा कि स्पेशल फोर्सेस बंदा जाता क्यों है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग तो बाद में आएगी। अब जैसे मैं यार, जब आप एनडीए में जा रहे हो तो अगर आप एक फौजी फैमिली से आ रहे हो, सैनिक स्कूल से आ रहे हो, तो बहुत फ़र्क पड़ता है बजाय कि आप एक सिविलियन बैकग्राउंड से जा रहे हो, क्योंकि उनको सब पता है फ़ौज के बारे में। उनको पता है कि फ़ौज में अच्छा कैसे करना है और क्या करना है। हम तो जो जोश में पहुँच गए। हमारे लिए तो फ़ौज थी ना यार, कि बस अपना ज़िंदगी बिंदास निकालनी है, अपने मज़े करने हैं, जोश टाइप ज़िंदगी हो। पर इन लोगों को पता रहता है कि यार अच्छा कैसे करना है, पढ़ाई करनी है, टाइम से ये करना है ना, स्पोर्ट्स और गेम्स में अच्छे होने चाहिए। यार हम तो उन स्कूलों के पढ़े, अंग्रेज़ी अच्छी होनी चाहिए, है ना। हम तो यार, क्या मैंने 94 में 12th करी थी, और सो कॉल्ड कॉन्वेंट स्कूल में, और अच्छी अंग्रेज़ी होनी चाहिए। और हम भले इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हों, पर हमको तो अंग्रेज़ी इतनी सीखी थी, मैम मैं आई प्लीज़ गो टू द टॉयलेट, है इससे ज़्यादा तो हमने अंग्रेज़ी सीखी नहीं है, क्योंकि तो कहने का इंग्लिश मीडियम था, बाकी तो सब हिंदी में चल रहा है। तो मतलब हम जैसों का तो स्ट्रगल शुरू हो जाता है। और कोई गेम स्पोर्ट्स, या जैसा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल में कौन सिखाता है फुटबॉल, बास्केटबॉल। पर जो फौजी बैकग्राउंड के लोग हैं, जो सैनिक स्कूल से हैं, उन्होंने सब कुछ सीखा हुआ है ना, उनको सब आता है। तो गेम स्पोर्ट्स में भी उनको
अब फौज का एनडीए और आईएमए का मेरिट सिस्टम ऐसा है कि यार इसी चीज़ों पे आपको नंबर मिलते हैं कि आपकी पढ़ाई में कैसे हो आप, आपने कितने स्पोर्ट्स कौन सी स्ट्रिंग में खेले हैं, ऐसे वैसे कर। यार अपन को कुछ पता नहीं था, हम वहाँ बिंदास अपने कर रहे थे, जोश टाइप जो होता था, फिजिकली स्टड थे, पीटी टेस्ट पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। उसके बाद यार अपन मज़े किया करते थे। और वो ना बहुत ही अनऑफिशियल टाइप का ज़माना हुआ करता था। आजकल तो यार सारी चीज़ें सुधर गई हैं। वहाँ पे एनडीए में ना यार सबको पता था कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही। मैं थोड़ा सा बताइए सर। तो एनडीए ना तब बहुत ही भुसंडी बाबा टाइप होता था, मतलब कि पता था लोग कि यार यहाँ रगड़ने और मजे करने हैं, पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं। और रगड़ा इतना होता था कि यार क्लास हमारे लिए ना सोने की जगह हुआ करती थी। मतलब कुछ फोटोज होंगे, मैं फॉरवर्ड करूंगा, देखना एनडीए की क्लास ना स्लीपिंग सेक्शन चल रहा है कि बंदे पड़े हुए हैं, सो रहे हैं बुरी तरह, ब्रूल इकट्ठा हो गया नीचे, उससे कोई फर्क नहीं। बंदे खड़े खड़े सोते हुए देखें, सोते हैं लड़के खड़े खड़े, झूमते रहेंगे और ये वो सो रहे हैं। वो एक अलग स्टेट ऑफ ज़ेन है कि भैया कुछ भी कर लो, हमारी नींद कोई नहीं तोड़ सकता। और टीचरों को पता था, जो पुराने टीचर थे ना, जो बचपन से जो जिन्होंने कमांडेंट को भी पढ़ाया होगा, वही हमको पढ़ा रहे थे, क्योंकि एनडी में एक बार घुस गया तो घुस गए, वही पढ़ाया जा रहा है, उनको सब पता था। वो साले 10 क्वेश्चन बता देते थे कि इसमें से 8 क्वेश्चन आएंगे, लोग तो भी फेल हो जाते थे। लेकिन एनडी में पढ़ाई नहीं करता था, क्योंकि मेरे को लगता था यार मैं इस काम के लिए नहीं हूँ, मेरे फंडे बड़े क्लियर थे यार, मेरे को जो लगता है ठीक मैं वो करूँगा, बाकी दुनिया बोले कि ज़रूरी है मैं नहीं करूँगा। मेरे को नहीं लगता था हिस्ट्री इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी में जो पढ़ रहा हूँ, पढ़ता था और पढ़ लिया एक बार बोरी। ऊपर से यार अपनी हैंड राइटिंग इतनी सड़ी कि अपन को समझ में नहीं आता यार क्या लिखा है। सेम, बहुत डीप कनेक्शन फील हुई। तो यार हम जैसे जो पेपर लिखते हैं, इसीलिए मेरे को ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत अच्छे लगते हैं, टिक टिक लगा उसमें हैंड राइटिंग नहीं है। साला मैं अपना पेपर देखता था, मेरे को समझ नहीं आता भाई मैं कैसे पढ़ूंगा इसको दोबारा। तो जो बेचारा टीचर चेक करने बैठता होगा, जिसने और 70 80 100 पेपर पहले चेक कर रखे, मेरा पेपर या हमारे जैसे का देखते उसका दिमाग तो पहले चटक जाता होगा, भाई ये कौन आ गया भाई। तो 100 में से तो हमारी मार्किंग ही 70 से शुरू होती थी, क्योंकि 30 नंबर तो उसके पैसा फोर में निकल गए ऑलरेडी। ठीक है, बाकी उसको समझ में आ नहीं रहा मैंने क्या लिखा है, वो तो चलो एंडी में पास करना है तो ऐसे करके खैर बहरहाल। तो स्पेशल फोर्सेस में जाने का तो जैसे फौज में मेरे को फौज और स्पेशल फोर्सेस सेम था कि जाना है तो यहीं जाना है। विंटर कट ऑफ पोस्ट थी चाइना बॉर्डर पे, जोशीमठ से आगे जाते हैं तो मलारी करके जगह है। अब तो वहाँ पे काफ़ी बड़ा फौज का सेटअप हो गया, पर जब मैं वहाँ पे था 2000 में तो इट वाज एन आइसोलेटेड पोस्ट जहाँ थोड़ा सा एम्युनिशन रखा रहता था, उस पर 10-15 बंदों की केवल गार्ड रहती थी। तो मैं वहाँ चला गया और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे जैसों के लिए तो जन्नत थी यार वो, क्योंकि यार साला सन्नाटा, 2-2 3-3 फीट बर्फ गिरी हुई है वहाँ पे, मस्त वो देवदार के जंगल थे वहाँ पे एक साइड वाली पहाड़ी पे, उसके पीछे कुछ नहीं था। मतलब मैंने तो इतनी सुंदर जगह ही नहीं देखी थी यार, मतलब। और पहाड़ तो मेरे को हमेशा से बहुत गजब लगते थे। डेंजर नहीं था वहाँ जब नहीं कोई डेंजर नहीं था, कुछ डेंजर नहीं। मेरे को एक बार लेपर्ड के पग मार्क्स मिले थे और जो कि काफ़ी फ्रेश थे, तो फिर मैंने देखा तो मैं वापस मुड़ गया। वाह, आपने कभी लेपर्ड को देखा? नहीं देखा, बट दोज पग मार्क्स वर वेरी वेरी फ्रेश। ओके, तो कोई भी वाइल्ड एनिमल के साथ एनकाउंटर हुआ है आपका? वाइल्ड एनिमल के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मतलब कश्मीर में भालू भूलू आ जाते हैं जब आप जंगल में बैठे हो तो। पास से देखा आपने? पास से देखा, पर वो पास से मतलब इतने दूर से देखा कि भालू समझ गया कि आने की जरूरत नहीं है, तो वो थोड़ा मुड़ गया उधर। तो इतने पास से देखा है भालू। मैंने सुना कि बहुत डेंजरस होता है। बहुत डेंजरस होता है अगर आप उसको, अगर वो हो जाए, अगर स्पेशली एक मॉम और वो जो वो है ना कब उसके साथ में, तो वो बहुत डेंजरस हो जाते हैं। और जानवरों में और लेडीज में भी ये ना सिक्स्थ सेंस बहुत ज्यादा होता है, ये जज करने का कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, जिसे इंट्यूशन कहते हैं। इंट्यूशन, हाँ। तो जानवर में तो बहुत ज्यादा इंट्यूशन होता है, क्योंकि दे सर्वाइव ऑन इंट्यूशन। हम जो वाइब की बात करते हैं, जानवर हमसे 10 गुने आगे होते हैं वाइब पकड़ने में। और खासकर ऐसे लोग, क्योंकि उनका तो सर्वाइवल का सवाल है ना यार, हमको धोखा होगा, हमको हम मरेंगे नहीं, वो लोग मरेंगे। मैं एक बार एक जंगल, हमारे घर के पास में एक जंगल है और एक पहाड़ी हल्की सी, उसके ऊपर जंगल, तो एक साला बंदा कुत्ता लेके घूमता है वहाँ, उसने खुला छोड़ रखा कुत्ते को। और वो जो जर्मन शेपर्ड था, वो जो डबल कोट वाले जर्मन शेपर्ड होते हैं ना, भयंकर खतरनाक। अब यार वो भाई कुत्ता लेके घूम रहा है और उसने तो देखा ब्रूनो भाई ने कि यार ये बंदा कौन आ गया, वो तो शूट मार दी उस ब्रूनो ने और भाग रहा है, और वो बंदा उसका चिल्ला रहा है पीछे, ब्रूनो ब्रूनो कम बैक। और वो इतना बड़ा कुत्ता साला आ रहा है, मतलब फटेगी आपकी, क्या करोगे आप, इतनी बुरी तरह भाग रहा। मतलब उसके इंटेंशन बिल्कुल क्लियर थे, पर मैं खड़ा रहा, क्योंकि आपने अगर डर दिखा दिया किसी जानवर को, वो आपको खा जाएगा। उसमें खासकर ऐसे जानवर, मैं बिल्कुल उसकी आंखों में देखता रहा, हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ यार, ये मैं सोचना कि मैं बहुत एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, पर मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोगों को और वो पता चले। तो वो आया और बिल्कुल ही जम्प्ड, उसके पॉज यहाँ पे और मुंह बिल्कुल उसका ऐसे था मेरे सामने, और ह्यूज बड़ी जर्मन शेपर्ड, और उस पीछे उस बंदे की फट रही थी कि यार ये तो खा जाएगा इसको। पर मैं बिल्कुल, मेरे को वाकई में कोई डर नहीं
पर उसने कुछ नहीं किया, उसने थोड़ी देर मेरे को ऐसे भौं भौं देखा एंड देन ही जस्ट वेंट डाउन और चुपचाप से फिर पूंछ हिलाने लगा। उसके बाद फिर जब वो चला गया फिर मैंने उसको अलग से बुलाया, उसकी मालूम है लाऊंगा धाप अगली बार साले ऐसे लेके घूमा कुत्ते को। तो उसके सामने नहीं बोला, नहीं तो ब्रूनो फिर माउंट हो जाता है मेरे ऊपर। तो वो इन लोगों में बहुत ज़्यादा होता है और उनको डर नहीं दिखाओ और वो नहीं करो तो कुछ उससे, ये ऐसे मेरी सोच है और आज तक मैं ठीक ठाक चल ही रहा है। और बजाय सेल्फ प्रोटेक्शन या कुछ और करने के, उनको डंडा मारने का, कुछ मेरे को लगता है अगर इस तरीके से हम चीज़ों को बचा सकते हैं तो हमेशा से मेरे को लगता है फेथ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोसाइटी में भी हमारा फेथ बिल्कुल ख़त्म हो गया, हर चीज़ में किसी में फेथ नहीं है, हमको लोगों में फेथ नहीं है, बाकी चीज़ें तो दूर की बात है। आपके दिमाग और दिल में बदलाव क्या हुआ पहले एनकाउंटर के बाद? यार मैं दिमाग और दिल का बताता हूँ, क्योंकि जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि हम लोग एनकाउंटर की या जो ऑपरेशन की कहानी सुनाते हैं ना जी, क्योंकि यार SF के कितने आए होंगे पॉडकास्टर, जेकब आया है, शायद कोई और आया होगा, या मैं आया हूँ। तो यार जो हमारी इमेज है SF की, जो लोग सोचते हैं यार मतलब दे आर गॉड, सारा कुछ है, उसमें हमारा बहुत छोटा कंट्रीब्यूशन है। और जब हम अपनी कहानियाँ सुनाते हैं तो लोग सोचते हैं यार यही रैम्बो है ना। तो मेरे को पता है यार, मैंने जितनी कॉम्बैट देखी है उससे कहीं ज़्यादा लोगों ने देखी कॉम्बैट, अफसरों ने देखी, जवानों में देखी, जो अनसंग हीरोज़ हैं। और मेरे को यू हैव कॉल्ड मी बिकॉज ऑफ स्पेशल फोर्सेज, यू हैव कॉल्ड मी, या जो कुछ भी थोड़े बहुत और वो चीज़ें होंगी, तो उस रिकॉग्निशन के लिए, उस रेपुटेशन के लिए उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। अब यहाँ पे इफ़ आई नरेट माई इंसिडेंसेस तो जनरल पब्लिक सोचेगी यार ये अपन माइकल है। मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट दूँ इस चीज़ पे। मैंने अभी बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ पॉडकास्ट किए, मुझे ये भी पता चला है कि इंडियन आर्मीज बिगेस्ट प्रॉब्लम एट दिस स्टेज इज ब्रांडिंग और पब्लिसिटी, और कोई प्रॉब्लम है नहीं ऑनेस्टली। आई मीन एटलीस्ट फ्रॉम, अब तो बहुत सारी प्रॉब्लम है यार, ब्रांडिंग और पब्लिसिटी तो लीस्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम है। कोई मेरे को नहीं लगता कोई ब्रांडिंग और पब्लिसिटी की प्रॉब्लम है भाई। यहाँ तो लाइन लगी हुई है यार ज्वाइन करने के लिए लोगों की। अभी तो ये लोग ब्रेक लगा रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। किसी के दिल में जुनून कम है क्या यार? जब एज यू आर टेलिंग मी कि यार जो फौजी ब्रॉडकास्ट करते हैं उसके बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप है, यार क्यों है? मतलब एक्टर एक्ट्रेसेस से भी ज़्यादा व्यूअरशिप है शायद, मैंने देखा था कुछ पॉडकास्ट की जो है। क्यों यार? वो लोग तो ग्लैमर की हाइट्स पे है ना, पर जो फौजी आके बोल रहा है वो लोगों के दिल को टच करता है। ऐसा कोई, मेरे को नहीं लगता कि कोई ब्रांडिंग की प्रॉब्लम है, कोई सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। जो अगर प्रॉब्लम्स हैं तो ये जो अभी लेटेस्ट प्रॉब्लम घुसाई है, और जो बहुत टाइम से एक जो आर्मी को डिग्रेड करने का जो पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक एजेंडा चल रहा है, प्रॉब्लम वो है बहुत ज़्यादा। आप चीज़ें शेयर करना चाहोगे फ्रॉम एन आर्मी पर्सन्स पर्सपेक्टिव? हाँ मतलब अभी देखो, जब मैं फौज में जा रहा था तो फौज वॉज अमंग द टॉप 3 वो था ऑप्शंस, जो यूथ था, मतलब जो 12वीं कर रहा है, मतलब वो जुनून हुआ करता था जी। और फौज की अगर आप हिस्ट्री देखो तो सारे रॉयल फैमिली वाले फौज में जाया करते थे। मतलब इट वाज अ मैटर ऑफ ऑनर फौज में जाना, लड़ना। आप नहीं भी गए तो भी, मतलब जैसे इवन जो ब्रिटिश रॉयल फैमिली है वो सारे के सारे नेवी में जाएंगे, एयरफोर्स में जाएंगे, आर्मी में जाएंगे, मतलब जाना है। अगर आपको गवर्न करना है तो आपको लड़ना पता होना चाहिए। आपको उन लोगों के साथ, हैरी भी अफगानिस्तान में टूर ऑफ ड्यूटी करके आया, हालांकि उसको मना किया गया था। क्योंकि शुरू से जो युद्ध करना है या जो देश को डिफेंड करना है, यार देश तो तब बचेगा ना जब आप डिफेंड कर पाओगे। और अगर आप फौज में नहीं हो तो आपको कोई आयोटा ऑफ आइडिया ही नहीं है कि यार फौज है क्या चीज़, या क्या डायनामिक्स है फौज की, लोग क्यों मोटिवेटेड हैं, लोग क्यों मरेंगे। तुम कोई उनको करोड़पति तो बना नहीं रहे हो यार, यू आर जस्ट गिविंग देम पीनट्स, है ना। और उसके लिए बंदा क्यों अपनी जान देगा? तो वो डायनामिक्स बहुत अलग हैं। हमारा मोटिवेशन कभी पैसा नहीं था। पर अगेन क्योंकि ये रॉयल फैमिली से लोग आ रहे थे और बहुत पढ़े लिखे लोग जा रहे थे, तो इट वाज, अब वो बहुत बड़ी कहानी है कि नेहरू वाज एब्सोल्युटली अगेंस्ट आर्मी, और तब से लेके, और खासकर जब मानेकशॉ वाज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एंड जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई, मतलब उसने तो एक बार इंदिरा गांधी को स्वीटी बोला था, स्वीटी दिस इज नॉट हाउ द थिंग्स आर डन। तो जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस था, जो स्वैग था, है ना, जो आत्मविश्वास था, यार ये लोग, बाकी मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, कुछ नहीं करना चाहता, बाकी तो जीवजूरी करने में बिजी है ना। पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, बाकियों को अपनी नौकरी बनानी है, उनकी यही ज़िंदगी चल रही है। हमने थोड़ी यार शुरू में पॉलिटिकल मास्टर्स के पीछे आगे पीछे घूमना था, या ब्यूरोक्रेट्स के आगे पीछे घूमना था। यार हमारा तो एक टास्क है, हमारा एक जुनून है, हमको आगे जाना है, तो हमको लल्लो चप्पो नहीं करनी है भाई। जितना जाएंगे जाएंगे, बाकी हम अपनी बिंदास ज़िंदगी बिताएंगे। इट्स अ वेरी डिफरेंट एटीट्यूड, ये नौकरी नहीं है। और ये चीज़ें कभी अच्छी नहीं लगी हैं लोगों को। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब मानेकशॉ फील्ड मार्शल बने तो देयर इज एन इंक्रीमेंट इन पेंशन या जो कुछ भी है। थोड़ा सा फैक्ट चेक करना पड़ेगा, पर नाम 90% राइट कि उनको आखिरी तक
जो इंक्रीमेंट था उनको पे नहीं किया गया था, क्योंकि उन्होंने अलग अलग ही हैसल बनाया। जस्ट ही इज़ अ फील्ड मार्शल और वो ब्यूरोक्रेट्स अपनी कहानी सुना रहे हैं। व्हेन ही वाज डाइंग तब एक ब्यूरोक्रेट गया था उसको पता नहीं 1 करोड़ का कुछ चेक देने के लिए, कुछ नहीं। एंड ही बीइंग अ मतलब फौजियों को अपनी इज्जत की खैर वो रहता है ना कि यार फौज के ऊपर कुछ नहीं, तो नो वन सेज सच काइंड ऑफ अ थिंग। तो धीरे धीरे यार वो जब ऐसा डाउनग्रेड होना शुरू हुई फौज, तो जो अफसर्स थे उन्होंने अपने बच्चों को भेजना बंद कर दिया। यार ये तो ट्रेडिशन है ना, गर्व से जाते हैं लोग साले, और वो आपके खून में है। तो वो क्वालिटी यानी बंद हो गई धीरे धीरे आर्मी। अभी तो यार आई एम नॉट सेइंग कि अभी कुछ हुआ है, पर दिस इज अ फैक्ट कि द क्वालिटी ऑफ मैन पावर दैट इज गोइंग इनटू आर्मी हैज डिग्रेडेड अ लॉट। द क्वालिटी ऑफ मैन पावर मतलब देयर इज नो डर्थ ऑफ पीपल वांटिंग टू जॉइन आर्मी, ओके, बट द क्वालिटी ऑफ मैन पावर दैट वाज, जो विलिंग थे आने के लिए, जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी। यार क्रीम ऑफ द सोसाइटी अगेन बहुत ही एक डिबेटेबल टर्म है कि क्या है क्रीम ऑफ द सोसाइटी। मतलब जिस पर्पस से लोग ज्वाइन करते थे, यार हम पैशन के लिए ज्वाइन करते थे, हमने कभी नौकरी नहीं समझी फौज को, पर अभी लोग बहुत ज़्यादा लोग केवल नौकरी के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। तो वो क्वालिटी मैटर, फौज में तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर कि आप आए क्यों हो फौज में। अगर आप नौकरी करने के लिए आए हो तो आप अपनी ज़िंदगी रिस्क में नहीं डालोगे। फंडे बहुत क्लियर हैं, पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी पोस्टिंगें लो, खुशी खुशी पोस्टिंग लो। अब जैसे अग्निवीर पे हम आते हैं, अग्निवीर वाली बात, लोग बोलते हैं यार, लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि यार अफसर हैं, अफसर विल लीड, ये करेंगे वो करेंगे यार। मतलब उन लोगों के दिमाग में क्या है जब बड़े जनरल ऐसी बातें बोलते हैं कि फौज की केवल अफसरों से चलती है क्या? यार बंदों का उतना ही बड़ा योगदान है। हमको तो पूरा बंदों ने सिखाया यार, हमारे हवलदारों ने, हमारे नायकों ने, हमारे जेसीओज ने हमको सिखाया। और मुझे पता है उनका जज्बा कितना ज्यादा है, और वो तो गांव खेड़े से आए हुए लोग हैं यार, उनका जज्बा तो बहुत ज्यादा है। अब मैं सोचता हूँ कि अगर कोई मेरे से बोला होता कि जिसने कोई सोचा ही नहीं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं गांव वाले, अफसरों में चलो स्टैंडर्ड डाउन हो, गांव वाले तो अभी भी वही आ रहे हैं बहुत सारे। नौकरी करना तो मजबूरी है यार, पैसा तो कमाना है ना यार, पर किसी में जिसमें जोश है, जिसमें पैशन है, आप उसको बोलो 17 साल में आओ, 21 साल में निकल जाओ। 21 साल के बंदे को पता क्या होता है यार? 17 साल से 21 साल का बंदा कर क्या लेगा? वो तो बेचारा 1.5 साल तुमने 1 साल ट्रेनिंग में निकाल दिया, 1-2 साल छुट्टी में निकल गए, 1 आध साल उसको पलटन की तरतीब समझने में लगा, 1 साल मतलब उसके 2 साल बचे हुए, 1 साल काम करेगा, अगले साल तो अपनी बाहर की जुगाड़ करेगा, उसको पता है उसको बाहर जाना है। फौज नौकरी थोड़ी है यार। वो तो तब उसका जज्बा डेवलप हो रहा है जब आप पलटन के साथ रहते हो। आपको प्यार क्यों होता है अपने घर से? आप किसी और के लिए नहीं मरोगे, लेकिन अपनी माँ के लिए मरोगे, क्योंकि आपको अटैचमेंट है भाई, आपको पता है वो उसने आपके लिए क्या किया है। और पलटन हमारी ऐसी थोड़ी कि यार हम गए नौकरी, रोज लंगर में खाना खाया, गेम खेले और खत्म। ये थोड़ी यार फौज की जिंदगी भाई। वो तो हम इतने साल साथ रहते हैं, सब कुछ हमको, मेरे नीचे 100, मैं अपने बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मतलब जितने भी टीम लीडर हैं, जो कुछ हैं, जो अच्छे अफसर हैं, जिनके अंडर में लोग काम कर रहे हैं, 120 बंदों का यार एक एक बंदे का नाम पता होना हो तो चलो दूर की बात है, तो ऑफकोर्स पता होगा किसकी शादी है, किसकी नहीं शादी, किसके पेरेंट्स हैं, किसके नहीं है पेरेंट्स, किसके बच्चे हैं, किसके नहीं है बच्चे, किसके घर में क्या प्रॉब्लम है। कभी किसी की जमीन पड़ोसी ने हड़प ली, कभी किसी की वाइफ को कोई प्रॉब्लम हो गई, साला हमको एक एक चीज़ पता है यार, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर उसके घर में प्रॉब्लम है तो नहीं काम कर सकता। और आप बोलो कि यार 17 साल में आओ, 21 साल में चले जाओ, फिर 17 साल में अगला बैच आएगा, फिर 21 साल में निकल जाएगा, तो यार पलटन किसके लिए लड़ेंगे यार वो? और बंदों के लिए जोश होता है अपनी पलटन के लिए, वो देश के लिए नहीं मर रहे भाई, वो पलटन के लिए मर रहे हैं। तो जब 4 साल में, मतलब 2 ही साल या 3 ही साल लगा लो, वो कोई टाइम थोड़ी, उसको पता है मेरे को तो निकल जाना। क्यों प्यार करेगा यार देश से? ये जो फालतू की बातें कर रहे हैं ना, देशभक्ति वेशभक्ति और सारी चीजें, कुछ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है, पर तुम उसको मौका ही नहीं दे रहे यार कि वो कुछ करे। और प्रॉब्लम कभी, ये तो सब बकवास है, क्योंकि यू आर फिक्सिंग अ थिंग दैट वाज नेवर ब्रोकन। यंग प्रोफाइल फौज की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि बंदे फिर भी 35 साल में रिटायर हो रहे थे। 35 साल कोई ओल्ड एज नहीं है। एंड यू मस्ट हैव रियलाइज कि यार फिजिकल स्ट्रेंथ ना 21-22 साल के बाद आनी शुरू होती है, एंड्योरेंस उसके बाद आना शुरू होता है जी, है ना। 22 से 30 साल तो गोल्डन एज है यार हमारे एंड्योरेंस की। एंड इट इज नॉट जस्ट एंड्योरेंस, व्हेन यू आर टेकिंग योर मेन इनटू बैटल, इट इज द इमोशनल मैच्योरिटी दैट मैटर्स, है ना। केवल गोली थोड़ी चला रहे हो यार, तुम क्या मजाक समझ के रखा हुआ है क्या यार? वहाँ पे बीबीटी हो रही है क्या कि कौन कितना तेज भागेगा? गोली फायरिंग रेंज में चला ली तो तुम, जब तक उसने 2-3 एनकाउंटर, किस्मत से वो बंदा चला गया 4 साल की नौकरी में, उसने फील्ड में चला गया, उसने एनकाउंटर देख लिए, उसको तो तुमने निकाल दिया ना। और उसके बेनिफिट क्या हो रहा है? अफसरों की तो हालत, 13,000 अफसर कम है फौज में अभी। हमारी यूनिट में 45 अफसर ऑथराइज हैं, देयर आर ओनली 10 अफसर्स। तो ये जो यूनिट की तरतीब है, जो यूनिट के ट्रेडिशंस हैं, जो यूनिट का जोश है, वो बंदे बना के रखते हैं भाई।
यूनिट का एसएम, यूनिट के जेसीओ, यूनिट के हवलदार, ये लेजेंड्स हैं साले, बहुत बड़े लेजेंड्स जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं है। हम तो बोल लेते हैं तो हम चैनल पे आ जाते हैं भाई, है ना। पढ़े लिखे हैं तो थोड़ी ओरेटरी स्किल्स हैं, कॉन्फिडेंस है, उनमें थोड़ी है यार ये। वो साइलेंट सोल्जर हैं जिनके दम पे इंडियन आर्मी चल रही है। जनरलों के बारे में तो कहना नहीं चाहता, हमारे तो चीफ भी कई ऐसे बने हैं कि नो वन विल रिस्पेक्ट देम। तो ये लोग, इनके ये उतना ही बड़ा योगदान है इनका फौज में यार। तो ये तो मेरे को बहुत ही गलत। और यार अब मेरे से कोई बोलता, मैंने चलो 12 साल बाद फौज अपने उससे छोड़ी है कि आई वाज कन्विंस्ड दैट आई वांट टू क्विट, कोई मेरे से 4 साल के बाद बोलता है कि यार फौज छोड़ दे, यार मैं क्या करता यार, क्योंकि मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं। और कई लोग ऐसे होते हैं ऑपरेशंस में ना, आपको बहुत सेन बंदे नहीं चाहिए या रैशनल बंदे, आपको रिस्क टेकर्स चाहिए, आपको चटके हुए लोग। हमारी यूनिट में यार कई लोग ऐसे थे ना जो बिल्कुल पीस टाइम में ना यूजलेस थे, दारू पी के डले रहते थे। कुछ बोल दो उनको, वो उंगली दिखा के आपको बोला करना होगा कर लूँगा, नहीं करना तो मैं नहीं करूँगा। बट मोमेंट यू टेक देम टू वैली, मोमेंट यू टेक देम टू असम और नॉर्थ ईस्ट, यार उनके तो कुछ अलग ही वो हो जाते हैं। मेरे साथ एक बंदा था फिरोज, और भी बहुत सारे बंदे थे, कुछ नहीं मतलब नॉर्मल बंदा है, पर जैसी वैली में जाएगा, कश्मीरी था, उसके गले में हमेशा दूरबीन टंगा रहेगा, वो हमेशा स्काउट भी चल रहा है पीछे चल रहा है, स्कैन करता रहेगा टरेन यार पूरे टाइम। उसके अलग ही इंस्टिंक्ट थे। सारे स्पेशल फोर्सेस वालों के सेम इंस्टिंक्ट है ऐसा नहीं है, कई लोग बहुत तेज हैं, कई लोग मेहनती हैं पर उतने इंस्टिंक्ट नहीं है। इंस्टिंक्ट मतलब क्या? कि यार कि कहाँ पे टेररिस्ट हो सकता है, कि हरकत हो रही कि नहीं हो रही, या जो सिक्स सेंस होता है कि यार कुछ होगा या नहीं होगा, इस टाइप से। तो हमारा मतलब पूरा मैशिन है। तो ऐसे बंदे तो यार सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे इस वाले चक्कर में। और उनके बिना हमारी पलटन ही नहीं है, हमारी टीम ही नहीं है। कुछ ऐसे बंदे अगर हमारे पास नहीं होंगे तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड सर? अब मतलब आई डोंट नो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, क्योंकि अगर फाइनेंशियल इश्यूज थे तो वो दूसरी तरीके से एड्रेस करने चाहिए थे। फौज एक ऐसी चीज़ है ना यार जो बहुत सालों के ट्रेडिशंस के ऊपर बनी है, एंड इसने हमेशा डिलीवर किया है। जैसे बोलते हैं ना, फौज इज द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगर फौज फेल हुई तो भैया आप क्या करोगे? यहाँ तो फ्लड्स आ गए, बोरवेल में बंदा गिर गया, एवलॉन्च आ गया, भूकंप आ गए, लड़ाई तो छोड़ो, मतलब इन सब चीज़ों में एनडीआरएफ वगैरह सब कुछ होने के बावजूद फौज को बुलाया जाता है। लड़ाई हो गई तो फौज है ही है। बीएसएफ आईटीबीपी थोड़ी लड़ रहे हो तो पहले ही पीछे आ जाते हैं। तो तुम एक ऐसी चीज के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो विच इज योर लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और कोई चीज बनाने में ना बहुत अरसा लगता है, आपको एक बिल्डिंग बनाने में ना बहुत टाइम लगता है, पर बोलो कि यार उसका मॉडिफिकेशन करना है, नीचे से फाउंडेशन उसकी तोड़नी शुरू कर दो और फिर तो उसको दोबारा करना बहुत मुश्किल है ना यार। और एक बार जहाँ ट्रेडिशंस टूट जाते हैं ना, उसको दोबारा उसको इनकलकेट करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मेरे को तो यार ये बहुत ही अजीब सी बात लगती है कि बहुत सारी और जगह पैसे बचाने की, बहुत सारी और जगह एक्सपेरिमेंट करने की। यार फौज शुड बी द लास्ट थिंग टू एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इफ हो सकता है सक्सेसफुल हो, हालांकि मेरे को पता नहीं कैसे सक्सेसफुल, बट इफ इट फेल्स देन फिर क्या होगा? फिर आपके दोबारा से पूरी भर्ती शुरू करोगे, दोबारा सारी चीज़ें शुरू करोगे, और वो तो कंटिन्यूटी टूट गई ना यार। अभी जो 25% सिलेक्ट भी हो रहे हैं, अभी तो यार चलो मैं मानता हूँ कि पहले 20-30% शिट लोग आते होंगे, ठीक है, पर उसमें से बाकी के लोग तो अच्छे आ रहे थे ना यार। अभी तो उसमें से केवल 25% लोगों को होना है, तो पहले से चटक बन जाएंगे यार। मेरे को तो यार सिलेक्ट कैसे होना है ना, नौकरी। तो यार फौज इन चीज़ों पे थोड़ी चलती है कि मेरे को तेरे से अच्छा करना है, आपस में कंपटीशन। यूनिट में आपस में कभी कंपटीशन नहीं होता, यहाँ तो सर्वाइवल के लिए कंपटीशन है भाई। तो ट्रस्ट कैसे होगा? तो वो फेथ कैसे आएगा लोगों के अंदर? वो कैसे लड़ेंगे भाई? आपने फौज को छोड़ा क्यों? यार मैंने फौज को छोड़ा क्यों? हाँ, तो फौज में ऐसा होता है कि यार जो 10-12 साल है ना वो बहुत एक्टिव सर्विस के हैं। उसके बाद जो आपको एक्शन करना है, जो सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि उसके बाद यू बिकम लेफ्टिनेंट कर्नल, आप सेकंड इन कमांड बन जाते हो, उसके बाद आप कमांडिंग अफसर बनोगे, तो जो फील्ड की नौकरी है आपकी, जो एक्शन है, वो सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। पर्सनली स्पीकिंग मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तो इतना डाई हार्ड फौजी था यार। आई स्टिल रिमेंबर कि जब मेरे भाई ने एयरफोर्स छोड़ी थी, एंड आई स्टिल रिमेंबर द लेटर, उसकी आखिरी लाइन लिखी हुई थी कि सर्विसेज ऑफ स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह आर हियर बाय टर्मिनेटेड। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए थे, मेरे को आज तक वो डायलॉग याद है। तो मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी फौज छोड़ूंगा। फौज इज़ लाइक है ना गार्डन हेज जो होती है ना जी, उस टाइप की है। फौज में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ दिमाग चाहिए आपको। अगर आप में कुछ ज़्यादा है, यू विल बी कट टू साइज। तो क्योंकि वो है डायमेंशन बने हुए हैं गार्डन हेज के, आपको उसी के अंदर रहना है। जो अंडर परफॉर्मर है, जिन्हें कुछ नहीं करना, वो भी कोजिली बहुत अंदर खुश रहेंगे, क्योंकि नौकरी है, करते रहो। पर अगर आपके बहुत एस्पिरेशंस हैं, आपका दिमाग, आप में क्रिएटिविटी है, आपको कुछ और करना है, तो यार वो इट इज़ अ बैड प्लेस टू बी इन।
क्यों? मतलब एक्सपैंड नहीं हो सकते उस करियर में? यार मतलब द थिंग इज, जैसे मेरे को ट्रैवल करना है, या मेरे को मार्शल आर्ट सीखना है, या मेरे को और बहुत कुछ पढ़ना है। यार मैं शुरू से ना, मेरी अभी भी यही तमन्ना है कि मैंने पढ़ा नहीं है, और मेरे को पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। मेरा अभी भी एक कोई ड्रीम है, तो ये ड्रीम है कि मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर यार 3 साल पढ़ना चाहता हूँ, बहुत अच्छा। तो ये सारी चीज़ें नहीं है ना फिर, और उसके बाद इट इज़ ऑल रिपीटिशन, सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आई एम नॉट सेइंग दैट देयर इज एनीथिंग रॉन्ग, एब्सोल्युटली दिस इज जस्ट माय थॉट प्रोसेस। जितना मैंने आपके बारे में अब तक जाना है, आप एक एक्सप्लोरर हो दिल से, लाइक मोर ऑफ एन एक्सप्लोरर देन एनीथिंग। मतलब एडवेंचर, एक्सप्लोरेशन, एक्शन, ये आपके मोटिव्स हैं, मोटिवेशंस हैं। हाँ यार, मेरा हमेशा से एक वो है, मतलब ज़ील टू एक्सेल यार। मतलब एक ज़िंदगी है, और कभी कभी मेरे को लगता है कर्स भी है। कर्स दूसरे सेंस में अगर मैं बोलूं कि जैसे आपको बहुत कुछ करना है, तो यू आर नॉट, आई वोंट से द वर्ड रेस्टलेस, पर आपको हमेशा लगता है मैं कर क्या, यू ऑलवेज क्वेश्चन थिंग्स। ओके, फेयर है ना, कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ ये, है ना, कि इससे मेरे को क्या मिल रहा है। पैसों के लिए तो मैंने फौज ज्वाइन नहीं करी थी ना, फिर मैं स्टाफ काम करता, तो यार वो तो मेरे बहुत पहले से क्वेश्चन आने शुरू हुए थे, यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ। ओके, यही माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए उन 12 सालों में सबसे बेस्ट मोमेंट्स क्या थे आपके? यार 12 सालों में तो डेफिनेटली जो टाइम मैंने अपना वैली में निकाला, जो बंदों के साथ निकाला, नेचर में, ऑपरेशंस में और उस जगह पे, ओके, वो सबसे, क्योंकि उसी के लिए फौज ज्वाइन करी थी। बाकी के जो मेरे टेस्ट, वी इवॉल्व विद टाइम, है ना। और जैसे कि मैंने बोला कि फौज जैसा मेरा माइंडसेट था, या जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है कुछ है, क्योंकि यार हम इतनी सुंदर जगहों में रहते थे, या इतनी सुंदर जगह ऑपरेशन करने जाते थे, मेरे दिल से आवाज़ आती थी काश मेरे हाथ में राइफल नहीं होती और मैं यहाँ आराम से बैठा होता कोई किताब लेके, या मैं आराम से यहाँ रह रहा होता। मतलब नॉर्मल बंदे सोच भी नहीं सकते कि हिंदुस्तान, मतलब हिमालय कितनी ज़्यादा सुंदर जगह है, स्पेशली हिमालय के अनएक्सप्लोर्ड पार्ट। हाँ, जो कश्मीर वगैरह के जो ऐसी जगह हैं जो आउट ऑफ टूरिस्टी सर्किट है, और जो सारा कुछ है, मतलब मेरे को नहीं पता जन्नत क्या होगी, पर उससे सुंदर कुछ हो सकता है, मुझे नहीं पता। कुछ बताइए उस जगह के बारे में सर। अगेन वो इट्स अ मैटर ऑफ परसेप्शन, क्योंकि इतने सारे लोग निकलते हैं और उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, और मैं सोचता हूँ यार ये कैसे आप निकल के चले गए और आप 1 मिनट के लिए रुके भी नहीं, और आपने देखा भी नहीं, और आपके दिल में, मतलब योर हार्ट डिड नॉट इवन मिस अ हार्ट बीट। मेरे को तो यार नेचर से बहुत ज़्यादा वो है, आई कैन लिव माई लाइफ ऑल अलोन इन, और मैंने बिताई भी ऐसी ज़िंदगी। मतलब यार जो फूल खिलते हैं ना छोटे नीचे, हम उनको दबाते हुए चलते रहते हैं, पर जब नया ब्लूम होता है पहाड़ों में और सारी चीज़ें, या जो सनसेट और सनराइज़ होते हैं जो पहाड़ों के, मेरे को आज तक एक सनसेट, हम ऑपरेशन से वापस आ रहे थे, 2 दिन बैठे रहे, बारिशें हो रही थी बहुत भयंकर, और हम साले जंगल में झाड़ियों के बीच में बैठे हुए हैं, कुछ नहीं मिला साला, ऐसे ही बैठे रहे बहुत टाइम तक। एक घर को सर्वेलेंस, गाँव में एक किनारे पे घर था, उसमें बैठे हुए थे। और क्या था यार, लास्ट लाइट के पहले आपको निकलना रहता था, क्योंकि गांव वालों ने देख लिया आप निकल रहे हो, और आपको बस पकड़नी है एक जगह से अपनी लोकेशन जाने के लिए, क्योंकि आपकी लोकेशन 60 किलोमीटर दूर है, तो साले रास्ते में कहीं एम्बुश कर देंगे तुम लोगों को। तो बड़ा डाइसी रहता था जब आप डी इंडक्ट कर रहे हो, क्योंकि अब तब सरप्राइज लॉस हो चुका है, और अगर वाकई में वहाँ पे टेररिस्ट हैं तो वो एम्बुश करेंगे आपको बीच में, बहुत ज़्यादा चांसेस होती थी। और हम 4 बजे हम उठे वहाँ से, बारिशें हो रही थी पूरे, मतलब साले ऊपर से नीचे तक 2 दिन तक बारिश में बैठे हुए। हम जब निकले थे, मतलब ऐसी खबर आई थी एकदम से कि यार वहाँ पे कुछ है, और हम भागे बिना पहुंचो, मतलब ऐसे हमारा सामान वो रहता है, पर बारिश का ऐसा कुछ था नहीं। बारिशें हो रही थी, लगा भी थे पहुंचो, पर यार 2 दिन अगर बैठे हो तो क्या बचेगा आपके लगातार बारिश में, भीगे हुए ऊपर से नीचे तक। और हम एक पहाड़ी के ऊपर पहुंचे और हम जा रहे थे, तब सनसेट होने वाला था, और यार बादल इतने सुंदर थे ना कि मैंने आज तक इतने सुंदर बादल नहीं देखे लाइफ में। और मेरे को लग रहा था यार क्या सुंदरता है, मतलब इससे कुछ हसीन क्या हो सकता है साला। पर वो बस 5-6 सेकंड के ख्याल थे, क्योंकि एज एन अफसर तुम्हारे साथ साले 30 बंदे और भी हैं, तुम भाग रहे हो, तुमको लग रहा है कुछ गड़बड़ होगा, और ये सारी, मतलब वो मेरे, कई लोग बोलते हैं, कई फौजी लोग बोलते हैं यार पहाड़ों में साले इतनी ज़िंदगी निकाल ली, कभी वापस नहीं जाना। तो मेरे को ऐसा लगता है, वो मेरा अगेन पर्सनल ओपिनियन, कि यार उस जगह से प्यार ही नहीं हुआ आपको, आपने जहाँ इतनी ज़िंदगी बिताई है, जो कुछ है वो एज अ कंपल्शन आप गए हो गए शायद। मेरा तो पैशन था, मैं तो दिल से गया था। ओके, आपका ये जो सेकंड करियर है एज एन एडवेंचरर, मेरे लिए आई वुड लाइक टू टर्म इट एज दैट, बहुत सारे सवाल पूछना आपको, बट कुछ स्पेशल फोर्सेस के सवाल भी पूछने मुझे, कि इसी फेज में ऑपरेशंस के बारे में मत बताइए सर, पर ये बस थोड़ा हमें टीम वर्क के बारे में बता दीजिए, कि वहाँ जब एक 30 बंदों की टीम होती है तो आपस में वाइब क्या होती है, सपोज कॉम्बैट सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है,
तो फिर कोऑर्डिनेशन कैसे होती है एक दूसरे के साथ? इज इट वर्बल कम्युनिकेशन, क्या होता है? या इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग हो चुकी है कि सब लोग इन सिंक है, फ्लो में होता है? यार एक तो जो मेरे को लगता है जो स्पेशल फोर्सेस की जो सबसे खास बात है और विच मेक्स इट स्टैंड्स आउट फ्रॉम, और ये मैं ये इसलिए नहीं कि मतलब बाकी के भी इन्फेंट्री बटालियन और आरआर बटालियन बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत कुछ है, पर उनमें क्या है वो उतनी कंटिन्यूटी नहीं, हमें काफ़ी एक हद तक कंटिन्यूटी रहती है, तो इसलिए जो हमारी जो बॉन्डिंग है ना वो एक बहुत अलग लेवल की होती है। तो जो जैसे जनरली अफसरों के अफसर ही अच्छे दोस्त होते हैं, हमारे तो बंदे भी उतने अच्छे दोस्त हैं। तो वहाँ पे जो, और वो जो एक फेथ होता है ना यार, मेरे को हमेशा से लगता है कि जनरल एक लाइफ में भी ना, टू लव समवन इज़ वेरी इजी, टू ट्रस्ट समवन इज़ वेरी डिफिकल्ट। मतलब कोई ये बोले कि, मतलब मेरे को लगता है कि कोई जो रियल कॉम्प्लीमेंट है ना वो आई लव यू किसी का बोलना नहीं है, पर आई ट्रस्ट यू जो अगर कोई बोलता है ना, वो उससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो वो जो एक जो फीलिंग होती है ना यार कि तुम साला आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो किसी पे, कोई फरेब नहीं है, कोई धोखा नहीं है। किसी ने कसम नहीं खाई है, यहाँ साले आग के आसपास बैठ के लोग कसम खाते हैं कि 7 जन्म साथ रहेंगे और साले 1 साल साथ नहीं रहते हैं। वहाँ किसी ने कसम नहीं खाई है, पर वो बंदा तुम्हारे लिए मरेगा और वो सोचेगा नहीं। तो वो जो चीज़ें हैं ना यार, वो और फौज, इसीलिए मैं बोलता हूँ यार, ये जो 4-4 5-5 साल की तुम जो स्कीमें निकाल रहे हो ना यार, फौज के लिए नहीं है, क्योंकि ये एक पैशन, एक जुनून है यार, ये एक भाव है, और उस भाव को डेवलप होने में टाइम लगता है। आप किसी पे क्यों ट्रस्ट करोगे? क्योंकि आपने देखा है यार उसको शिट में, वो आपके साथ चला है, आप उसके साथ रहे हो, आपने जांचे परखे हैं, तो इसीलिए वो कॉन्फिडेंस है। इसलिए नहीं कि यार उसने ड्रेस पहन ली है और उसको हथियार पकड़ा दिया है 4 बार फायरिंग रेंज पे फायर करके, वो इसीलिए नहीं मेरे साथ चलेगा, इसलिए नहीं वो मेरे लिए मरेगा। नहीं मरेगा यार, मेरे को पता है। इसीलिए ऑपरेशन में भी जो नए बंदे होते हैं ना, उनके साथ एक एक्सपीरियंस बंदे को रखा जाता है कि भाई इसको देखना, इसको सिखाना, वो देखे। और जो विश्वास आता है वो तो बहुत बाद में आता है यार। और फौज में इट इज़ अ गिवन, क्योंकि यार मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कंटिन्यूटी इतनी ज़रूरी है। मैं तो 2 साल की नौकरी में गया हूँ ना यार स्पेशल फोर्सेज में, मेरे पर वो क्यों विश्वास करेंगे? क्या उन्होंने देखा है मेरे बारे में जो कुछ है? पर यार वो जो बंदे हैं जो चल रहे हैं, और कई बार तो तुम साले 2 साल की नौकरी एंड यू आर ऑल अलोन, क्योंकि अफसर है ही नहीं इतने। वो सारे ऑपरेशन जो लीड कर रहे हैं या जो बता रहे हैं, वो तो बंदे और जवान भी उतने ही है ना। हमने कोई देश प्रेम का और उसका ठेका थोड़ी लेके रखा हुआ यार, उन बंदों में भी उतने जज्बा और जोश और जुनून है। तो यार वो जो फीलिंग होती है कि लंगर में खाना बन रहा है, वहीं बैठ के खा रहे हैं, साला तड़का चल रहा है, बातें चल रही हैं, दारू चल रही है, एक सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद हो तो अलग ही वाइब होती है यार। मतलब वो जो हाई होता है वो एक अलग चीज़ होती है। उसके बाद साली पूरी रात दारू चलती है, मज़े चल रहे हैं, मतलब वो जो यादें हैं, और कई लोग नहीं भी रहे हैं यार उन चीज़ों में। और हमको तो बहुत लकी बोलना भी ठीक नहीं है। मैंने एक बहुत मतलब समटाइम्स एक वर्ल्ड वॉर 1 में कि एक बंदे ने लिखा था कि समटाइम्स यू फील गिल्टी टू बी अलाइव, सो मैनी मैन बेटर देन यू हैव लेफ्ट एंड बट यू आर स्टिल अलाइव। तो यार ये जो भाव आते हैं, जो फीलिंग आती है, तुम, और मेरे को ये लगता है कि तुम बाकी सब कुछ कर सकते हो, तुम एडवेंचर कर सकते हो। फौज का तुमको लगता नहीं कि एडवेंचरस लाइफ है, ठीक है यार, आजकल फायरिंग रेंजेस बन जाएंगी, वो वेपन फायर कर सकते हो आप फ्री फॉल कर सकते हो, आप डीप सी डाइविंग कर सकते हो, और आप उस चीज़ को महसूस नहीं कर सकते, है ना। आप उस कामराडरी को नहीं महसूस कर सकते, आप उस जज्बे को नहीं महसूस कर सकते। और वो जज्बा एक साथ रह के, एक साथ इतने टाइम बुरी चीज़ें देख के बनता है, वो पैशन तब बनता है। तो इसीलिए ऑल, मतलब बाकी सब कुछ मैं अभी भी, जैसे मैं बहुत अलग ज़िंदगी बिता रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, और हमारा यूनिट से नाता अभी भी वैसा का वैसा है यार। अब इन टच हो 100% यार। एक बंदे से हम हर साल, हो सके तो हर साल यूनिट जाते हैं। कौन, आप लोग अपने घर नहीं जाते हैं यार? और हम अभी भी जाए, मतलब जैसे अब तो बहुत जूनियर, मेरे कोर्स में तो कुछ साल में ब्रिगेडियर बन जाएंगे, तो अभी जो बंदे हैं आधे से ज़्यादा तो मैंने देखे भी नहीं है, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं उन बंदों से, क्योंकि वाइब तो सेम है ना भाई। जिस जुनून से, जिस पैशन से मैंने ज्वाइन किया था, उनमें भी वही है। तो वो एक सबसे ज़्यादा चीज़ है जो फौज को एक बिल्कुल हट के ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, जो जिसका कोई तोड़ नहीं है। वो चीज़ आप कहीं एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो। जितने भी स्पेशल फोर्सेस के वेटरन्स इस पॉडकास्ट पर आए हैं, हमेशा ये बॉन्डिंग के बारे में बात की है हर एपिसोड में, कि आई थिंक मेजर जेकब ने एक बार कहा था कि इन द बैटलफील्ड द रॉ इमोशन यू फील, द ट्रूएस्ट इमोशन यू फील इज लव। एक दूसरे के लिए प्यार फील होता है। इज इट ट्रू? भाई तब तो एक्शन जब चलता रहता है ना, तो कुछ पता ही नहीं रहता है कि क्या चल रहा है, क्योंकि तब तो आपका दिमाग, सब लोग कि भाई काम खत्म करना है। पर उसके बाद जो होता है ना,
यार देखो, जिंदगी में ना जो रिलेशनशिप मुश्किल वक्त में बनती है ना, वो हमेशा चलती हैं। जो ऐसे हल्के में बन गई ना रिलेशनशिप, वो चलती नहीं है। और जब आपने मुश्किल वक्त देखा है, साले हर किसी को ना, हर किसी की औकात पता चल जाती है। ट्रॉमा रिवील्स कैरेक्टर। ट्रॉमा नॉट ट्रॉमा, हार्डशिप्स रिवील कैरेक्टर। फौज में मतलब ये चीज़ है कि वो जो प्यार और वो जो फिर जो सेंस ऑफ सेक्रीफाइस है ना एक चीज़ के लिए, वो और डबल हो जाती है यार। कि व्हेन यू हैव फॉट टुगेदर, कि जब साला कुछ हो रहा था और किसी बंदे ने आपको ऐसे ही रुक दिया कि साहब अभी मत जाओ, मैं देख कर आता हूँ, और वो इसलिए नहीं गया था कि मैं नहीं देख सकता था, उसको ये लगता था कि साहब को कुछ हो ना जाए, ठीक है। तो वो जो सेंस ऑफ कमिटमेंट होता है, जो सेल्फलेसनेस होती है, तो वो तो यार वो किसी प्यार से ऊपर बढ़ के है। प्यार थोड़ी नीचे वाली जगह है। गाय डी मॉप्सा करके एक फ्रेंच ऑथर है, उसके ने बहुत ज़बरदस्त लाइन लिखी है, यू हैव नेवर लिव्ड टिल द टाइम यू हैव ऑलमोस्ट डाइड। पीपल दोज हु हैव फॉट फॉर इट हैव अ स्पेशल फ्लेवर, द प्रोटेक्टेड वन शैल नेवर नो। आपके साथ ये कभी हुआ? हैव यू कम क्लोज टू डेथ योरसेल्फ? फिर वहाँ पे ना बहुत फ्लूइड सिचुएशन है। आप क्यों मरे, आपका पड़ोसी मरा, इसके लिए मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरी ड्रिल बहुत अच्छी थी, है ना। लक बेस्ड होता है, बहुत ज़्यादा लक बेस्ड है। क्योंकि यार मेरे पड़ोसी को गोली लगी, मेरे को नहीं लगी, तो केवल किस्मत है। वो बंदा टेररिस्ट आधे टाइम उठ के टर्र करके उसने ऐसे एक की मैगजीन खाली करी, साला किसको जाके लग रही है उसको किसी को पता नहीं है। और खुद का मरना शायद मेरे को लगता है ज़्यादा आसान होगा यार, बजाय अपने साथी को मरते हुए देखना। तुम तो निपट गए ना यार, जिंदगी खत्म है। बट देन एट सम पॉइंट इन टाइम, सम प्लेस, मतलब यू फॉर मी आई नीड टू हैव दैट स्पिरिचुअल कोर, दैट इमोशनल स्ट्रेंथ की मेरे लिए हमेशा द वाई ऑफ थिंग्स, मेरा एक वो है द वाई ऑफ थिंग्स। मैं हर चीज़ को क्वेश्चन करता हूँ कि यार ये किस लिए करना है, क्या करना है, वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। कई लोग नहीं होते स्पिरिचुअल, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, वो माइकल हैं साला, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे बहुत सारे जूनियर और सीनियर ऐसे हैं कि उनको लगता, मैं तो साला सुबह 5:30 बजे उठ के अपना क्लासिकल म्यूजिक सुनना शुरू कर देता था, उनको लगता था साला ये कौन क्या सरा, वो साला सुबह से पिंक फ्लॉयड सुन रहे होंगे और उतने पम्प्ड अप होंगे। तो ये बहुत अलग अलग टाइप, एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स अस सो हैपनिंग। मैं भी सब सुनता हूँ यार, नवंबर रेन, AC/DC, साला गन्स एंड रोजेस है, एन्या वैन्या हुआ करती थी पहले, वहां से लेके डीडो से लेके साला कभी जस्टिन बीबर सॉरी भी सुन लेते। वो कोई आजकल मेरी वो वीना के आते ना यंग क्राउड, तो उनके पता चलता रहता है कि क्या चल रहा है लाइफ में। पर मैं तो क्लासिकल सुनने वाला बंदा हूँ यार। जब एनकाउंटर नहीं चल रहा होता एंड मान लो एक ऑपरेशन जस्ट खत्म हुआ होता एंड यू नो कि ओके द मिशन इज सक्सेसफुल, आप थोड़ी ऐसे सेफ जोन में हो, तब वाइब क्या होती है? रिलैक्स्ड भाई, तब बिल्कुल गजब की वाइब होती है ऑपरेशन एरिया में। मतलब दैट इज़ व्हाट आई लव अबाउट स्पेशल फोर्सेस। कोई हवाबाजी नहीं है, काम नहीं है तो काम नहीं है। हमारे जैसा फोकट पने में एक्सपर्ट भी कोई नहीं हो सकता। साले कुछ बंदे होते हैं जो 2-2 दिन सोते रहते हैं, कोई फर्क नहीं, उठे दारू पी और फिर से सो। तो अलग अलग मजे रहते हैं। फिर आराम से मतलब बिंदास एडम चल रहा है, क्योंकि आपके कपड़े गंदे हैं, कपड़े सूख रहे हैं, सब एडम के बंदोबस्त हो रहा है, हथियार सफाई हो रही है, लंगर में बैठे गप्पें चल रही हैं, पिक्चर देख रहे हैं, सारा कुछ इस टाइप से। पर वो स्टेट ऑफ रेडीनेस हमेशा रहती है, कि ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम ये है कि दारू का मैंने थोड़ा एग्जैजरेट कर दिया, क्योंकि यार आप आए और ये नहीं पता, आपको नहीं पता ना अगली खबर कब आएगी। साली आ सकती है अगली खबर, तभी आ सकती है और आपको तभी निकलना भी पड़ सकता है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं 3 दिन से बाहर था, अपनी ऐसी तैसी करा रहा था और अभी मैं बाहर नहीं जाऊंगा। हालांकि यू हैव टू बी रैशनल अबाउट दैट एज वेल, बिकॉज यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। अदरवाइज मेरे को हमेशा से लगता है CI काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन इज नॉट अ प्लेस टू लूज लाइव्स। When it is conventional war, no questions asked, bhai, whatever it is. But in counter terrorist operation, like मैं बहुत ही एक्सट्रीम की सिचुएशन बता रहा हूँ कि जैसा कुछ हो गया, मतलब you have to plan well. These are not operations where you should be losing lives. और अगर आप जिंदगी इसलिए गंवा रहे हो कि साला तुम्हारा बैड प्लानिंग थी, बैड प्रिपरेशन थी, तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। आपको कभी भी बुलेट लगी है? No, बिल्कुल मेरे को नहीं लगी। But I'm sure you've seen someone getting injured, getting died, मतलब जान जाना, वो सब तो देखा है। जब किसी को इंजरी होती है, क्योंकि आप एक फ्लो में हो, एक बैटल के फ्लो में हो, तो पता चलता है कि वो कई बार नहीं पता चलता। ओके, कई बार नहीं पता चलता, क्योंकि आपका एड्रेनलिन इतना हाई है, आप उस हीट ऑफ द मोमेंट में वाकई में नहीं पता चलता यार कि क्या हुआ है।
आपने लीडरशिप के बारे में क्या सीखा है? ऑन द जॉब लीडरशिप के बारे में आपको, आई एम श्योर कि आपने कुछ ऐसी चीज़ें सीखी होगी थियरी में, पर ऑन द जॉब आपने कुछ, आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको कुछ अलग ही सिखाया होगा। ये देखो, थियोरी में ना बहुत कुछ सिखा देते हैं और थ्योरी में इतना कुछ सिखा देते हैं आपको समझ में नहीं आता। आप लीडरशिप वो पॉइंट्स याद करके नहीं कर सकते कि 21 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज कौन सी हैं। और ये बहुत ही लोग इसको मानेंगे नहीं, पर ये मेरा बिल्कुल 100% यकीन है कि लीडर्स आर बॉर्न, लीडर्स आर नॉट मेड। ओके, ठीक है। ये ना ये लोगों ने, मोटिवेशन स्पीकर्स ने और बाकियों ने ना अपना बिजनेस धंधा चलाने के लिए सारी कहानियाँ सुना रखी हैं। जब हम बचपन में भी होते हैं तो यार अपनी क्लास में एक अलग लीडर नज़र आता है। ठीक है, गुंडा होगा, कुछ होगा यार, पर उसमें कुछ करिश्मा होता है, उसमें कुछ चार्म होता है कि लोग उसको फॉलो करते हैं या वो बांध के रख सकता है लोगों को। एक मेरा सीनियर हुआ करता था, उसने पढ़ लिया कि ह्यूमर इज़ अ गुड ऑफिसर लाइक क्वालिटी ना। असली में ह्यूमरस था नहीं, उसने साले ने 2 जोक याद कर लिए। साला जहाँ जहाँ जोक चेप दे वो वाला, यार हमको इतनी इरिटेशन होती थी ना। और हाँ खुद हंस रहा है साला क्योंकि उसको हंसना है, और बाकी के लोग सोच रहे हैं यार हम चार, यार ये ह्यूमर थोड़ी है। ह्यूमर इज स्पॉन्टेनियस, यू हैव टू सी ह्यूमर इन एवरी प्लेस, है ना। किसी भी सिचुएशन में यार तुमको चीज़ें लाइट अप करनी है तो ये तुम वही घिसा पिटा जोक थोड़ी दोबारा सुना दोगे, वो तो तुमको वही ह्यूमर देखना है। तो एज अ लीडर सबसे ज़रूरी बात है कि यार तुम, जो एक अंडर कॉन्फिडेंट बंदा होता है ना, वो कभी एक बहुत स्मार्ट बंदे को अपने साथ नहीं रखता। उसको क्योंकि हमेशा आईना दिखता रहता है कि ही इज बेटर देन मी। पर जो एक बहुत कॉन्फिडेंट बंदा है ना, वो चाहता है कि देयर शुड बी पीपल हु आर बेटर देन हिम। ही विल नेवर हेजिटेट इन गेटिंग गाइज हु आर बेटर देन हिम, बिकॉज इट इज एट द एंड ऑफ द डे हाउ योर टीम परफॉर्म्स। लीडरशिप की नहीं बात कर रहा हूँ यार, लीडरशिप एक अलग गेम है, पर स्किल्स होती हैं। एज अ लीडर तो यू आर अ लीडर, बट देन सम ऑफ द स्किल्स हो सकता है किसी और में तुमसे अच्छी हो। क्या होती है लीडरशिप की गेम अकॉर्डिंग टू यू? यार लीडरशिप की सबसे बड़ी गेम तो मेरे को ये लगती है कि भाई, कि आप किस तरीके से अपनी टीम को उस लेवल पर उठा के ला रहे हो कि जोश और जुनून से भरे हो, कभी किसी चीज़ को ना बोलें, और दे आर ऑलवेज रेडी टू परफॉर्म टू द बेस्ट। अगर आप ये जज्बा हर चीज़ में इंस्टिल कर पा रहे हो, लीडर तुम किस लिए, एक टास्क तुमने खत्म करना है ना, तुमको एफिशिएंसी लानी है अपने काम में, तुमको जुनून लाना है अपने काम में। और ये मैंने देखा है कि अगर तुम एक अच्छा बंदा ले आओ यार, जिसमें जोश और जुनून है, वो साला ना एक मुर्दे में जान डाल सकता है अपने बातों से, अपने खुद के एग्जाम्पल से या जोश दिलाने में। तो लीडर का मेन काम है, काम करने वाले तो बहुत सारे हैं यार, काम तो करेंगे, वो लीड करना एक अलग वो है। और ऐसे देखो, हीरे को ना आप तराश के बहुत अच्छा हीरा बना सकते, पर आप हीरे को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, मतलब ऐसे पैदा नहीं कर सकते, वो जमीन में कहीं से निकला है। तो ये लोग जो बोलते हैं ना यू कैन मेक लीडर, ना बहुत देखें, कोई यू कैन नॉट मेक लीडर यार। वो पूरे फौज की जिंदगी निकाल देते हैं, उनको सल्यूट इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो अफसर हैं, वो नीचे वाले जानते हैं। फिर इस एपिसोड के शुरुआत में मैंने ये सोचा कि इसी एपिसोड में एक्सपेडिशन की भी बातें होंगी, एडवेंचर्स, आपके येटी एक्सपीरियंस की बातें होंगी, बट आई थिंक ये वाला फौज का एपिसोड यहीं एंड करना चाहिए और हमें एक और हिंदी एपिसोड उन टॉपिक्स पर अभी स्टार्ट करना चाहिए। सर बिल्कुल बिल्कुल। तो इस फौज के एपिसोड के एंड में आप कुछ ऑडियंस के लिए कहना चाहोगे फौज के बारे में, कंसिडरिंग वेयर वी आर एज अ कंट्री राइट नाउ? यार फौज ना एक पैशन है, उसको आप एक नौकरी की तरह मत लो, बिकॉज आप ना फौज के साथ जस्टिस करोगे ना अपने साथ जस्टिस करोगे। और जिसमें जुनून है उसको 2 बार नहीं सोचना चाहिए। कुछ मत सोचो यार ये क्या चल रहा है, अग्निवीर चल रहा है, क्या चल रहा है, जो कुछ चल रहा है, भाई तुम्हारे दिल में जज्बा है और ये लिखी हुई बात है कि जो एक्सपीरियंसेस फौज में होंगे वो कहीं नहीं होंगे। तो भैया जस्ट गो फॉर इट, कुछ इधर उधर सुनने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे को हमेशा से लगता है कि वी हैव टू फॉलो आवर हार्ट, डोंट लिसन टू एनीवन, डोंट लिसन टू मी। इफ़ आई सेड एनीथिंग नेगेटिव अबाउट फौज, डोंट लिसन टू मी। क्योंकि इतने सब कुछ होने के बाद अगर कोई मेरे से पूछे कि ज़िंदगी में क्या हाईएस्ट पॉइंट था या क्या था मोस्ट चेरिश टाइम, तो इट विल स्टिल बी दोस्त जो मैंने 12 साल में जो मैंने फ़ौज में बिताए थे। तो भैया बहुत ज़रूरी है। और ये जो कई बार लोग बोलते हैं कि पेट्रियटिज़म बकवास है, आजकल एक नया फैशन आ गया है कुछ चीज़ें, मेरे लिए तो यार पेट्रियटिज़म से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। और मेरे लिए पेट्रियटिज़म में फ़ौज से बढ़कर कुछ भी चीज़ नहीं है। तो भैया जिसको जाना है बस जस्ट गो फॉर इट। या ऑन बिहाफ ऑफ यूथ बियर बाइसेप्स टीम और मैं खुद आपसे आपको सल्यूट करना चाहूँगा जयंत सर। थैंक यू बडी, थैंक यू फॉर द सर्विस फॉर द कंट्री एंड थैंक यू फॉर द इंस्पिरेशन। आपने इसी एपिसोड के थ्रू बहुत सारे यूथ को इंस्पायर किया। आई एम श्योर देयर विल बी पीपल हु विल बी वेरी रेडी टू जॉइन द आर्मी आफ्टर दिस एपिसोड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड।
मैं जानता हूँ कि मेजर सुशांत के ओपिनियंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, बट जब मिलिट्री की बातें की जाए, आर्मी की बातें की जाए, सिर्फ जो वेटरन्स होते हैं ना, जिन्होंने आर्मी में सर्व किया है, आर्मी में एक्चुअली काम किया है, उनके पास वो राइट रहती है कि दे कैन एक्सप्रेस पावरफुल ओपिनियंस। अगर उनकी राय एकदम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऑलमोस्ट ऑफेंसिव है, ऑलमोस्ट शार्प है, यार ये स्पेशल फोर्सेस के वेटरन है। इंडियन आर्मी का हर कोई मेंबर स्पेशल फोर्सेस तक भी नहीं पहुंचता, स्पेशल फोर्सेस के वेटरन है। तो बिफोर यू कमेंट, अगर ये पॉडकास्ट ने आपको ऑफेंड कर दिया या हमारे किसी भी पॉडकास्ट ने आपको ऑफेंड कर दिया, तो पहले ये याद रखिए कि ये सारे के सारे गेस्ट, सारे के सारे लोग उनके सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स होते हैं। हमारा मिशन, टीआरएस कम्युनिटी का मिशन सिर्फ ये है कि नॉलेज स्प्रेड करना है और पर्सपेक्टिव स्प्रेड करने हैं। मेजर सुशांत के साथ 2 और ब्लॉकबस्टर एपिसोड्स रिकॉर्ड हुए हैं, वो जल्दी रिलीज होंगे। अभी के लिए इनके सोशल मीडिया पर जाओ और फॉलो कीजिए मेजर सुशांत सिंह को। आई प्रॉमिस यू कि इनकी कहानी भी जस्ट अभी शुरू हुई है। ये था हमारा मिलिट्री स्पेशल विद स्पेशल फोर्सेस वेटरन मेजर सुशांत सिंह।